एनसीपी के मुखिया शरद पवार को सियासत का चाणक्य कहा जाता है। वो विपक्षी खेमे में शामिल हैं, लेकिन उनके कई दांव विपक्ष को ही झटका दे जाते हैं। पहले शरद पवार ने अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष को नसीहत दी, फिर सावरकर को लेकर कांग्रेस की हवा निकाल दी और अब पीएम मोदी की डिग्री को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे किनारा कर लिया है। कहते हैं मुद्दा ही नहीं है। आप मेरे एक तरफ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे शरद पवार ने हाल के दिनों में विपक्ष को एक एक करके 3 झटके दिए। झटका नंबर 1 अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर, झटका नंबर 2 सावरकर को लेकर और झटका नंबर 3 प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कैसे शरद पवार 1999 तक कांग्रेस में थे। उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बनाया, कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई। उसके बाद उन्होंने कई बार ऐसे स्टैंड्स लिए जिससे लगा कि वो विपक्षी गुट में तो है लेकिन बीजेपी के साथ है। पीएम मोदी ने संसद में उनकी तारीफ की, बिना नाम लिए राहुल को उनसे कुछ सीखने की नसीहत भी दे डाली थी। ये नेशनल इशू नहीं है। पहले सावरकर कि हमारे सामने दूसरे इशू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अडानी मामले पर जेपीसी और अब प्रधानमंत्री की डिग्री। एक बात तो साफ है, एनसीपी चीफ शरद पवार एकजुट विपक्ष की धारणा ध्वस्त कर रहे हैं। अगर वो राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े एजेंडे पर धारदार प्रहार कर रहे हैं। पीएम की डिग्री पर शरद पवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर एमबीए के अपने महाराष्ट्र वाले करीबी उद्धव ठाकरे के ही सवालों की हवा निकाल रहे हैं। पीएम की डिग्री के मुद्दे पर सबसे बड़ा हमला आम आदमी पार्टी कर रही है। कभी पोस्टर लगाकर, कभी डिग्री दिखाकर। शरद पवार सीधा कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2001 से मैंने पास आउट किया। ये मेरी डिग्री है, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करी है, तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्वविद्यालय कोर्ट क्यों जा रहा है? तीसरी डिग्री का, लाजिक डिग्री का, एमसी डिग्री का, फिर राष्ट्रीय इशू था। अपन राष्ट्रीय इशू नेताजी, महागाई, कायदा सुव्यवस्था इत्यादी प्रश्न आणि त्याच्या उत्तर या राज्य सरकार केलं पाहिजे। शरद पवार ने ये कोई पहला झटका नहीं दिया। इससे पहले वो उस मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ बोल चुके हैं जिस पर बजट सत्र धुल गया, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स झोंक दी है, अडानी पर जेपीसी की मांग। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। गौतम अडानी के एम्पायर पर गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले संस्थान हिंडनबर्ग पर शरद पवार ने सवाल खड़े किए। कहा हिंडनबर्ग के बारे में हम जानते तक नहीं, तो फिर उसकी रिपोर्ट पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अडानी के बारे में हर भारतीय इतना जानता है कि वो एक सफल भारतीय उद्योगपति है। बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। जिस विपक्षी कुनबे की मोदी के खिलाफ पूरी लड़ाई अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर टिकी है, उन नेताओं के लिए अब इस पर कुछ बोलना मुश्किल हो रहा है। कुछ समझा रहे हैं और विपक्षी एकजुटता के नाम पर पटना से दिल्ली दौड़ लगाने वाले नीतीश इससे किनारा कर रहे हैं। उनका लॉजिक तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि जेपीसी का नियम यह है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो भी कमेटी में भी मिल जाएगा। तो जेपीसी में 50% से ज्यादा लोग बीजेपी और एनडीए वाले पार्टी से होंगे। लोगों की राय अपनी अपनी होती है। न्यूज में देखे तो कौन क्या बोलते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। विपक्ष बार बार ये सवाल कर रहा है कि अडानी के पास बेनामी पैसा किसका है।
20,000 करोड़ वाले राहुल गांधी के सवाल पर अब पहली बार अडानी ग्रुप ने चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया हाउस को जवाब देते हुए लिखा है, अडानी ग्रुप ने 18 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रमोटर्स ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 20% शेयर फ्रांस के टोटल एनर्जी को बेचकर $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 16,000 करोड़ रुपए जुटाए। साथ ही अक्टूबर 2019 में प्रमोटर्स ने अडानी टोटल गैस के 37.4% शेयर बेचकर 700 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। प्रमोटर्स ने इन पैसों को नए कारोबार और पोर्टफोलियो कंपनियों को मजबूत करने के लिए निवेश किया। इससे पहले शरद पवार ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका दिया था सावरकर के मुद्दे पर। मराठी अस्मिता के नाम पर उन्होंने सख्त आपत्ति जताई कि राहुल गांधी का सावरकर पर प्रहार ठीक नहीं। Savarkar used to get a stipend from the British. These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide. आज सावरकर ये नेशनल इशू नहीं है, ये पुरानी बात हो गई। सावरकर इनके बारे में हम लोगों ने इनके खिलाफ कुछ बातें की थी, व्यक्तिगत नहीं थी, हिंदूवाद समाज के खिलाफ। इसके बाद से ही बताया जाता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कहने पर समझौता हुआ। राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। शरद पवार विपक्षी कुनबे में होते हुए भी कुछ मुद्दों पर अपना अलग ही स्टैंड लेते हैं, चाहे उसका मतलब सीधा किसी विपक्षी नेता के खिलाफ बोलना ही क्यों न हो। लेकिन क्या ऐसे हर बयान के साथ उस नींव को झटका लगता है जिसकी बिसात पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है? वैसे प्रधानमंत्री ने संसद में राहुल गांधी का बिना नाम लिए वार करने के लिए शरद पवार की तारीफ की थी। सुनिए। क्या यहाँ बैठे तभी देश की चिंता करनी और वहां बैठे तो देश के अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं करनी, ऐसा होता है क्या? किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो। मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। शरद पवार की राजनीति को समझने के लिए कहा जाता है कि कई नेताओं की सोच जहां खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। महाराष्ट्र में एक वक्त पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनाकर सत्ता तक उसे पहुंचाकर बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देने वाले शरद पवार क्या आज विपक्ष के ही मुद्दों पर अलग बोली बोल उनकी एकजुटता ध्वस्त कर रहे हैं? आज तक ब्यूरो।